जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सब के माइंड में जो प्रश्न चल रहा होगा उससे हम बहुत अच्छी तरीके से आप और हम अवगत होंगे। अगर आप अवगत नहीं हैं तो बता दें कि अभी हम लगभग 6 दिन से या 7 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। कारण यही है कि थोड़ा तबीयत जो है कि सही नहीं रहा था, प्लस में जो है कि आपका छुट्टी लेके हम घर चल गए थे, तो इसके लिए जो है कि हम लगातार उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। खैर कोई बात नहीं, इतना वीडियो पड़ा हुआ है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में कि आप लोग अगर उतना वीडियो पे अगर कमेंट हो जाएगा आपको हर एक वीडियो पे लगभग 250 300 प्लस हो गया होगा शायद वीडियो, ठीक है 300 प्लस 321 वीडियो शायद है। तो समझ सकते हैं कि अगर आपको बता दें जितना वीडियो पड़ा हुआ है अगर उतना आप कवर कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि वनडे एग्जाम जो है लगभग आपका निकल जाएगा। चाहे आप बिहार एसएससी का लीजिए या आप जो है कि CGL 4 लीजिए या आप NTPC लीजिए या RPF लीजिए, अगर उतना कमांड हो जाए सिर्फ करंट अफेयर्स को अगर छोड़ दें हम, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है कि हम लगातार नहीं कर पाए हैं। कारण यही है कि कोई एग्जाम नज़दीक नहीं था, इसीलिए हम करंट अफेयर्स को थोड़ा इग्नोर करके चल रहे थे। लेकिन अब आपको हम बता दें लगभग हम देखिए आप सबों के बीच जो है कि करंट अफेयर्स का हम ये जुलाई मंथ का जो है कि लेटेस्ट करंट अफेयर्स लेके आए हैं। ठीक है, हम लेके आए हैं जिससे कि आपको डेली हम जो है कि आपको करवाएंगे करंट अफेयर्स। इससे आपका रेलवे का जितना एग्जाम सबसे पहले अगर एग्जाम आपका होगा तो सबसे पहले आपका एग्जाम जो होगा वो आपका ALP का एग्जाम होगा। और ALP के लिए हम आपको करंट अफेयर्स और साइंस का स्पेशल जो है कि आपको वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है, और स्पेशल क्वेश्चन बहुत टॉप मोस्ट प्रश्न रहेगा और मैथ रीजनिंग को आप जबरदस्त तरीके से बनाइएगा। मैथ रीजनिंग पे कमेंट कर लीजिए और साइंस का क्वेश्चन आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल वगैरह बनाने का। और 10 प्रश्न आपका करंट अफेयर्स रहेगा और 5-6 प्रश्न आपका जो रहेगा स्टैटिक वगैरह रहेगा। तो स्टैटिक के लिए भी हम बुक लाए हुए हैं SSC का। आप लोग को बता दें कि SSC जो सेंट्रल लेवल का जो SSC होता है, सेंट्रल लेवल का जो SSC होता है उसका सवाल ढूबहू डायरेक्ट रेलवे पूछ देती है। तो इसके लिए ये पिनाकल का जो है कि हम SSC का बुक लाए हैं। तो इसमें बहुत सारा कंटेंट है जो कि आपको अभी तक नहीं आप पढ़े होंगे एक बार भी। और आप समझ लीजिए कि जब यह बुक पे आपको कमेंट करवा देंगे एक एक, हम देखिएगा आपको स्टैटिक के तौर पर इस सवाल को ले रहे हैं या इस बुक को कवर करवाएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत जबरदस्त सब सवाल है, बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। आप पुराना जो है कि स्पीडी लूसेंट पढ़ तो रहे ही हैं, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट लेके भी चलना है। और साथ में आपको जो है कि परीक्षा वाणी का भी बुक लेके आए हुए हैं। देख लीजिए परीक्षा वाणी का भी बुक जो है कि आप लोगों के लिए हम लाए हुए हैं। प्लस में महेश बर्नवाल है, दृष्टि का बुक सब सेपरेट रखा हुआ है। बस आप लगातार बनकर रहिएगा और देखिएगा एग्जाम में किस तरीका से आप लोग को जो है कि सफलता मिलता है। ठीक है, आगे हम ALP को ध्यान में रखेंगे, टेक्नीशियन को रखेंगे, NTPC को रखेंगे और ग्रुप D को रखेंगे। बहुत लंबे दिन के बाद जो है कि हम लोग आपस में मिल रहे हैं, तो समझिए ये एक सौभाग्य की बात है हम सबों के बीच की। अगर बीच में कुछ दिन का मान लीजिए 3.5 महीना से हम घर नहीं गए थे तो समझ सकते हैं वो भी एक जो है कि आपका घर परिवार जो मान लीजिए हम खूब जॉब कर रहे हैं, लेकिन अगर घर परिवार के लिए अगर हम समय समय पर नहीं मिलते जुलते रहेंगे तो समझ सकते हैं कि ये कोई मतलब नहीं है फिर जॉब करने का। क्योंकि आप एक घर परिवार से उस तरह का रिलेशन बना के रखिए, समझिए कि पूरे दुनिया में अगर सबसे अच्छा अगर आपका कोई है, कोई हितैषी है आपका, यानी कोई हित में काम करता है, तो आपके घर परिवार और आप मिलकर दुनिया में कोई किसी का नहीं हुआ है। लेकिन बशर्ते आपका घर परिवार साथ में रहेगा तो आपको स्वर्ग जैसा महसूस होगा घर में। ठीक है, तो इसीलिए आप एक अच्छे इंसान के घर में जन्म लिए हैं, तो समझ सकते हैं कि आप उस परंपरा को जोगे रखिए, उस परंपरा को बनाए रखिए। जिस तरह से आपके पिताजी दादाजी जिस तरह से एक अच्छे परिवार के तरह आपको ला रहे हैं, उसी तरह से आप जो है कि आगे उसे अनवरत रखने का प्रयास कीजिएगा। हम आपसे यही आशा रखते हैं और उसके लिए आप एक अच्छा ऐसा जॉब ले लीजिए। उसके बाद फिर आप आगे आने वाले पीढ़ी को एक नया दिशा निर्देश के साथ उसे एक अच्छा मुकाम हासिल करवा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है कि आज हम लोग लगभग यह आपका 20 से 25 मिनट का सेशन करेंगे, जिसमें कि आपको टॉप मोस्ट 200 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। और यह जो 200 प्रश्न रहेगा यह किसी भी एग्जाम को नस्तेनाबूद करने के लिए बहुत ही बेहतरीन पुख्ता इंतजाम होगा। तो चलिए आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं बहुत ही मोटिवेशनल क्वोट के साथ। तो देखिएगा
आज का मोटिवेशनल क्वेट है, मंजिलें बड़ी जिद्दी होए, मंजिलें बड़ी जिद्दी है, हासिल कहाँ नसीब से होती। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती, मगर तूफान भी वहाँ हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ भी अपनी जीत पर अड़ी हुई होती है। तो इसीलिए दुनिया में कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। हम खूब मोटिवेशनल क्वेट दे रहे हैं आपको, लेकिन आपका परिस्थिति जो है, आप जिस स्थिति से अभी पढ़ रहे हैं, जिस स्थिति से आपके घर परिवार वाले पिताजी माताजी आपको पढ़ा रहे हैं, उसको देख के अगर आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं तो दुनिया का कोई मोटिवेशनल क्वेट आपको कुछ नहीं कर सकता। बस आपको हम पॉजिटिव वे में रखने के लिए आपको बहुत कुछ बताते हैं, बस आप इसको अपने साथ लेके चलिएगा, आपको नया मुकाम बहुत जल्द हासिल होगा। तो हम लोग आराम से भरपाई कर देंगे जो आपका जो बीच में जो गैपिंग हो गया 5-6 दिन, इसके लिए हम जो है कि क्षमा मांगते हैं, लेकिन इतना वीडियो पड़ा हुआ है कि आप उसको रिवीजन के तौर पे भी ले सकते थे। तो चलिए आज के हम कुछ जो है कि टॉप मोस्ट क्वेश्चन करते हैं, लगभग 200 प्रश्न देखने वाले हैं 25 मिनट के अंदर में। तो चलिए आगाज करते हैं। बताइएगा आप लोग कि भारत के अंदर में सतरिया नृत्य शैली को विकसित करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है। तो भारत के अंदर में आप लोग को पता है शास्त्र नृत्य यानी क्लासिकल डांस। तो अगर देखते हैं क्लासिकल डांस भारत के अंदर में या शास्त्र नृत्य की संख्या जो है टोटल 9 है। देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है, तो शास्त्रीय भाषा की संख्या जो है वह आपका कितना है, तो याद रखिएगा शास्त्र भाषा की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है, याद रखिएगा। 6 में से आपको बताए हैं मैप के द्वारा उड़ीसा से शुरू करना है। शास्त्रीय भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, शास्त्रीय भाषा यानी लैंग्वेज। तो उड़ीसा में उड़िया 1 हो गया, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश में तेलुगु 2 हो गया, आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु में तमिल हो गया 3 हो गया, उसके ऊपर चढ़िएगा केरल, केरल में मलयालम 4 हो गया, फिर उसके ऊपर चढ़िएगा तो हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक में कौन सा भाषा? कन्नड़ भाषा। तो कितना भाषा? 5 भाषा, और एगो ऊपर से ले लेना है आपको संस्कृत। क्या ले लेना है? संस्कृत। तो टोटल कितना शास्त्रीय भाषा हो गया? तो टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 हो गया। लेकिन शास्त्र नृत्य का अगर बात करते हैं, क्लासिकल डांस का बात करते हैं, तो कुल 9 है। कितना है? 9 है। 9 शास्त्र नृत्य है पूरे भारत में, याद रखिएगा। और उसमें से जो आपका सतरिया है वह असम में चलता है। कहाँ में चलता है? असम में चलता है सतरिया, याद रखिएगा। और इस सतरिया नृत्य ही नहीं, भारत के अंदर में लगभग जितने शास्त्र नृत्य हैं, सभी शास्त्र नृत्य को विकसित करने का जो श्रेय जाता है वह शंकर देव को जाता है। किसको जाता है? शंकर देव को, याद रखिएगा। किसको जाता है? शंकर देव को जाता है। तो भारत के अंदर में शास्त्र नृत्य को विकसित करने का श्रेय शंकर देव को। किसको? शंकर देव को, यानी शंकर भगवान के सामने में हम लोग शास्त्र नृत्य करते हैं। समझ में आ गया। और असम में कौन सा चलता है? सतरिया चलता है। कौन सा चलता है? शास्त्र नृत्य सतरिया चलता है। वहीं मोहिनी अट्टम कहाँ में चलता है? तो आप लोग साउथ का बहुत फेमस है, याद रखिएगा। जैसे आपका कथकली, कथकली कहाँ का है? केरल का। मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है? केरल का। कथकली केरल, मोहिनी अट्टम भी केरल। वहीं आपका आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का, याद रखिएगा। वहीं आपका अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत में कथक चलता है। उत्तर भारत में क्या चलता है? कथक चलता है, याद रखिएगा। वहीं शास्त्र नृत्य का जो पहला बार जो उजागर हुआ था ना, बहुत अच्छा सवाल बता रहे हैं। भारत के अंदर में शास्त्र नृत्य का जो पहला बार उजागर हुआ था वह एक पुस्तक था भरत मुनि का। भरत मुनि ऋषि का नाम सुने होंगे। उनका एक पुस्तक था, याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र। क्या? कौन सा पुस्तक? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र पुस्तक। नाट्य का मतलब नाचना, नाचना मतलब नृत्य, यानी शास्त्र नृत्य जो पहली बार देखा गया था वह आपका नाट्य शास्त्र पुस्तक में, जिसका विकास या फिर जिसका रचनाकार कौन थे? तो भरत मुनि साहब थे। कौन थे? भरत मुनि साहब थे। उसी में पहली बार शास्त्र नृत्य को देखा गया था। और वर्तमान में जो शास्त्र नृत्य की संख्या है वह 9 है। और याद रखिएगा आपका जो है कि उसके संस्थापक कौन है या जनक कौन कहलाते हैं शास्त्र नृत्य के? तो शंकर देव कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? शंकर देव कहलाते हैं, याद रखिएगा। ये सब सवाल पूछता है एग्जाम में, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर बात करते हैं ओडिसी शास्त्र नृत्य भी है। ओडिसी भी शास्त्र नृत्य है। और ओडिसी जो है ना वह आपका कहाँ का शास्त्र नृत्य है? उड़ीसा का। और ओडिसी शास्त्र नृत्य का जो पुराना नाम है वह गोटीपुआ है। क्या नाम है? गोटीपुआ। सवाल भी पूछता है कि गोटीपुआ किस राज्य का लोक नृत्य या शास्त्र
शास्त्र नृत्य है, तो मारिएगा आप लोग क्या, तो उड़ीसा। वहीं गोटीपुआ किसका जो है कि पुराना नाम था, तो उड़ीसी का पुराना नाम था। वहीं भरतनाट्यम जो बताई तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, वह शास्त्र नृत्य का जो पुराना नाम है वह क्या है, तो याद रखिएगा उसका पुराना नाम सदीर है। क्या है, सदीर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे पहला शास्त्र नृत्य कौन सा था, तो भारत का सबसे पुराना या सबसे पहला शास्त्र नृत्य जो था वह भरतनाट्यम ही था, जिसका पुराना नाम अभी सदीर बताए, जो कि तमिलनाडु में चलता है। अब समझ में आ गया। वहीं सतरिया नृत्य को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था वह 2000 ईस्वी में, कब दिया गया था, 2000 ईस्वी में दिया गया था, याद रखिएगा। वहीं असम के अंदर में बिहू हो गया, बुगरम्मा हो गया, भोरताल हो गया, ये सब कहाँ में चलता है, ये सब भी असम में चलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया। देखिए कितना शानदार सवाल है, आप नहीं पढ़िएगा तो बताइए, सब सवाल नहीं बना पाइएगा। आप लूसेंट स्पीडी जो है कि आप पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको कुछ से कुछ लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार, यानी जब हम सब उपनिवेश थे ब्रिटेन सरकार के ऊपर, तब ब्रिटेन सरकार ने भरतनाट्यम पर जो प्रतिबंध लगाया था वह कब प्रतिबंध लगाया था, तो 1910 में लगाया था। कब लगाया था, 1910 में प्रतिबंध लगाया था भरतनाट्यम पर। और वही भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्र नृत्य, याद रखिएगा। लेकिन सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा पूछेगा तो वह तमिलनाडु का ही सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है, तो याद रखिएगा आपका तमिल सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है। देखिए दोनों में कॉमन मिल गया, यानी सबसे पुराना शास्त्र नृत्य पूछेगा तो तमिलनाडु वाला मारेंगे भरतनाट्यम, और सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा पूछेगा तो तमिलनाडु का ही मारेंगे भरतनाट्यम। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है। और एक सवाल याद रखिएगा, जब भरतनाट्यम सबसे पुराना हो गया शास्त्र नृत्य, तो वो सभी शास्त्र नृत्य जितने भी आगे हुए हैं सभी का एक मार्गदर्शक के रूप में काम किए होंगे। तो एक सवाल आप इसी तरह फिट कर लीजिएगा कि भारत के अंदर में हिंदुस्तानी संगीत के तराना का जनक किसे कहा जाता है, भरतनाट्यम को। किसे कहा जाता है, भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि निम्न में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र राज्य का जो लोक नृत्य है ऑप्शन में दिया है घूमर, तो घूमर तो होगा नहीं, घूमर राजस्थान का है। आपको यहाँ पर हम थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट क्या करते हैं, कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि अगर घूमर पूछेगा, घोरसुका मोरक घूमर, घूमर राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का। लेकिन अगर घुमरा पूछेगा, घोरसुका मोर रो आकर लगा देगा, तो घुमरा उड़ीसा का है। कहाँ का है, उड़ीसा। यही आपको बारीक बारीक समझना होगा सवाल को, आपको रिजल्ट लेने के लिए, नहीं तो आप कंफ्यूज रह जाइएगा। तो घूमर पूछेगा तो राजस्थान मारेंगे, और घुमरा पूछेगा तो मारेंगे कहाँ, तो घुमरा पूछेगा तो मारिएगा आप लोग जो है कि उड़ीसा। समझ में आ गया। वहीं आपका दूसरा ऑप्शन है भांगड़ा। भांगड़ा जो है वह पंजाब का है। भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का। वहीं आपका तीसरा ऑप्शन है गरबा। गरबा लोक नृत्य गुजरात का है। गरबा कहाँ का, गुजरात का। गो से गरबा, गो से गुजरात। और आप लोग को बता दे कि गरबा लोक नृत्य जो है वह गुजरात में होता है, और उसी के आधार पे बिहार में जो एक लोक नृत्य होता है वह झिझिया लोक नृत्य है। कौन सा लोक नृत्य है, झिझिया लोक नृत्य। याद रखिएगा कि गरबा के आधार पर बिहार में मनाया जाने वाला कौन सा पर्व या लोक नृत्य है, याद रखिएगा झिझिया। और चौथा ऑप्शन है धनगिरी गाजा। धनगिरी गाजा जो लोक नृत्य है वह आपका महाराष्ट्र का है। लावनी भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। तमाशा भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। मौनी भी कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का। ये सब याद रखिएगा। वहीं तमाशा नृत्य जो महाराष्ट्र में चलता है उसको विकसित करने का श्रेय बंशीधर भट्ट को जाता है। किसको जाता है, बंशीधर भट्ट को जाता है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि डांडिया रास हो गया, टिप्पानी हो गया, भवई हो गया, गरबा हो गया, ये सब कहाँ का है, गुजरात का। कहाँ का है, गुजरात का। वहीं अगर हम बात करते हैं गिद्धा, कहाँ का है, पंजाब का। भांगड़ा भी कहाँ का है, पंजाब का। लुड्डी भी कहाँ का है, पंजाब का। जूली भी कहाँ का है, पंजाब का। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
अगला सवाल, सतरिया जो असम में प्रचलित शास्त्र नृत्य है उसके एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? एकांकी मतलब हो गया एकल, मतलब जब एक आदमी डांस करेगा सतरिया के अंतर्गत तो उसको अंकिया नाट कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकिया नाट। सीधा सवाल पूछा गया है कि अंकिया नाट लोक नृत्य किस राज्य में है? तो असम में। और अंकिया नाट जो है वह सतरिया का ही एक रूप है, सतरिया का ही एक रूप है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और सभी प्रकार के शास्त्र नृत्य का जनक किसको कहते हैं? तो शंकरदेव को कहते हैं, आपको भुलाना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अधिकांश शास्त्र नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? नाट्य शास्त्र से। आपको शुरुआत में ही बता दिया गया है कि जितने भी प्रकार का आपका नृत्य है उसका पहला प्रमाण हमको नाट्य शास्त्र में देखने के लिए मिला है, जिसके रचनाकार भरत मुनि थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल कि भूटिया नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो भूटिया नृत्य सिक्किम में। भूटिया नृत्य कहाँ में होता है? सिक्किम में होता है, याद रखिएगा। वहीं आपका तमांग सेलो हो गया, शेरपा नृत्य हो गया, घुंटू हो गया, गेले यांग हो गया, संगे छम हो गया, चुप फाट हो गया, तो ये सब कहाँ का है? तो ये सब आपका कहाँ का है? तो सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का। और लोसांग उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। लोसांग कहाँ में? सिक्किम में। आप कंफ्यूज करते होंगे लोसांग में, लोसर में और लोसार में, ये तीनों सवाल कंफ्यूज है, तो आप एक बार रिकॉल करवा देते हैं, आप रिकॉल कर लीजिएगा। अगर सवाल आएगा लोसांग, लोसांग सिक्किम, लोसांग सिक्किम, लेकिन ये तो बच्चा छांट देता है, लेकिन लोसर और लोसार में कंफ्यूज कर जाता है, तो आप याद रखिएगा। लोसर, लोमोका सोर, लोसर एगो होता है लोका स्वाका रोसार। आप ये समझिए कि एगो का आंसर लद्दाख होता है, एगो का आंसर हिमाचल प्रदेश होता है, लेकिन आपको हम जुगाड़ देते हैं, जुगाड़ एकदम 100% मोहर मार के, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आप सुनिएगा कैसे, तो देखिएगा लोसर में 3 अक्षर है, उसमें एगो मतलब लोसर और लोसार में देखते हैं तो लोसार में आकर जो है वो थोड़ा सा बड़ा अक्षर हो गया, आकर के कारण जो बीच में आया, ठीक है। लेकिन लोसर, लोमो का स्वर और लोसर 3 अक्षर का हुआ, लेकिन लो का स्वा का जो लोसार हो गया वो आकर जो आ गया बीच में सौ के पास, तो वो एक्स्ट्रा चीज आ गया, यानी वो बड़ा हो गया लोसर के तुलना में लोसार। इसीलिए लद्दाख के तुलना में हिमाचल प्रदेश बड़ा है कि नहीं? तो आप बोलिएगा है, तो लोसार हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। लोसार कहाँ हो जाएगा? हिमाचल। यानी बड़ा वाला के साथ बड़ा मारना है, छोटा वाला के साथ छोटा मारना है, यानी लोसार हो गया हिमाचल प्रदेश, लोसर हो गया लद्दाख। लोसर कहाँ हो गया? लद्दाख। स्फूर्ति गस्टर भी कहाँ हो गया? तो लद्दाख से मार देना है, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, गोवा के किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जानते हैं? तो याद रखिएगा, गोवा का एक नृत्य शैली है जिसका नाम है घोड़ा मर्दानी। क्या नाम है? गोवा का एक नृत्य शैली है घोड़ा मर्दानी, जिसको योद्धा नृत्य के नाम से, यानी घोड़ा में घोड़ा लड़ेगा तो योद्धा के तरह लड़ेगा। कहाँ में भैया? तो गोवा वाला बीच पे घूमने के लिए। तो गोवा वाला बीच पे घूमने के लिए घोड़ा वाला लड़ाई होता है। कौन सा लड़ाई? घोड़ा वाला लड़ाई होता है। तो याद रखिएगा, घोड़ा वाला लड़ाई कहाँ होता है? गोवा वाला बीच पे, और वो मर्द के तरह लड़ता है, तो इसीलिए उसको जो है कि घोड़ा मर्दानी नृत्य कहते हैं और योद्धा नृत्य के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना, और घोड़ा मर्दानी का एक इतिहास है कि उसमें मराठा शासक और के योद्धाओं के याद में मनाया जाने वाला एक पर्व है घोड़ा मर्दानी, याद रखिएगा, गोवा में। आगे बढ़ते हैं। भारत के अंदर में कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो याद रखिएगा, राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर जो आधारित नृत्य है वह मणिपुरी है। कौन सा है? मणिपुरी। आपको पता है कि जब कोई प्यार करता है एक दूसरे से, लड़का लड़की, तो वो सोचते और जब उनको प्रपोज करते हैं या फिर गिफ्ट के रूप में बाद में देते हैं, तो वो जो है कि राधा और कृष्ण का जो है कि प्रसंग जो है कि वो देना पसंद करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो यानी कि राधा और कृष्ण की जोड़ी जो है, जब वह गुल खिलता है एक दूसरे के बीच, लड़का लड़की के बीच, तो सोचते हैं कि हम राधा और कृष्ण बन गए। ठीक है, तो समझिएगा कि वो उसको दोनों को एक जोड़ी जो
जो है यानी लड़का लड़की को, तो समझिएगा उसको मन लगता है। क्या लगता है? मन लगता है। यानी आज के बाद अगर आप को अगर हम कभी पूछ दे या आप किसी को पूछिएगा तो आप लॉजिक से कैसे याद रखिएगा, आप समझिएगा कि राधा और कृष्ण वाला अगर कोई आ जाएगा नृत्य कौन सा है, ये समझे? तो यानी कि राधा और कृष्ण वाला, तो इसका मतलब राधा और कृष्ण को आपस में मन लगता था, यानी मणिपुरी नृत्य मारिएगा। क्या मारिएगा? मणिपुरी नृत्य जो है वह मणिपुर में ही चलता है। कहाँ में चलता है? मणिपुर में, जो पूर्वोत्तर का एक राज्य है। और उसी राज्य में जो है कि लोकटक झील बहुत फेमस है, आप लोग याद रखते होंगे। और उसी लोकटक झील में जो है कि किबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जिसका स्थापना 1977 में हुआ था, 1977 को, और यूनेस्को की सूची में भी वो शामिल है। आगे बढ़ते हैं। और यही जो लोकटक झील है, यह पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र मीठे पानी की झील है, एकमात्र मीठे पानी की झील। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा कि थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति जो है वह केरल में हुआ है। कहाँ में हुआ है? केरल में। थुल्लल नृत्य कहाँ में हुआ है? केरल में। थुल्लल नृत्य कहाँ का है? केरल का है। थुल्लल नृत्य कहाँ का है? केरल का है। आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर हम देखते हैं कि केरल में जो थुल्लल नृत्य है, थुल्लल नृत्य का 3 संस्करण होता है। कितना संस्करण? 3 संस्करण। 3 संस्करण में सीतांकन थुल्लल, पायरारन थुल्लल, ओट्टन थुल्लल, ये तीनों कहाँ किसका रूप है? तो याद रखिएगा, तो ये थुल्लल का है। किसका है? थुल्लल। और थुल्लल चलता कहाँ में? केरल में। कहाँ में चलता है? केरल में। आगे बढ़ते हैं। और केरल का नया नाम केरलम हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि ममिता नृत्य किस राज्य में चलता है? तो ममिता त्रिपुरा, ममिता त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा आपको जुगाड़ देते हैं ममिता याद रखने के लिए। ममिता यानी ममता याद रखना है। ममिता यानी ममता, यानी जब आपको पता है बांग्लादेश जो है वह 3 ओर से त्रिपुरा को केकार रहा है। केकार रहा है कि नहीं केकार रहा है? त्रिपुरा को 3 ओर से जो है कि कौन केकारा है, यानी उसको 3 ओर से घेर के रखा है बांग्लादेश। किस राज्य को? तो त्रिपुरा को, यानी उसको कोकारा है। तो आपको एक ट्रिक दिए थे, कोकबोरोक जो राज्य की भाषा है वो कहाँ का है? त्रिपुरा का। आपको रिकॉल, जो लगातार रहते होंगे उनको फायदा होता होगा, ये हम गारंटी देते हैं, क्योंकि हम भी बहुत सारे टीचर से पढ़े हुए हैं। इतना जुगाड़ आपको जो है कि जल्दी कोई नहीं देता। ऐसे हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट है, आप कहीं भी रह के पढ़िएगा आपका रिजल्ट होगा। लेकिन आपको हकीकत यह भी बात बताते हैं, कोई इतना जुगाड़ नहीं देगा, क्योंकि आपको हम फ्री में हम बैठे हुए रहते हैं। ड्यूटी टाइम जब खत्म हो जाता है तो हम आराम से वीडियो बनाते हैं, तो हम जुगाड़ पानी आपको देते हैं, तो आपको ज़्यादा दिन याद रहता है। लेकिन आपको टीचर लोग ज़्यादा आपको इस तरह का जुगाड़ नहीं देते हैं। जो हकीकत है उसमें बोलने में हम पीछे नहीं रहेंगे, तो आप समझिएगा। लेकिन हाँ, हर एक टीचर अपने आप में सबसे बेस्ट होते हैं। तो हम बात कर रहे थे आपको किसका? तो हम बात कर रहे थे अभी आपको जो है कि ममिता, हाँ ममता, यानी कि बांग्लादेश जो है वो 3 ओर से त्रिपुरा को घेरा हुआ है। और जब त्रिपुरा को घेरा हुआ है तो त्रिपुरा जब मलयाफी को अगर कोई आदमी 3 तरीका से घेर लेगा, 3 तरफ से, एक तरफ छोड़ेगा तो आप नहीं भाग पाइएगा। 3 तरफ से घेर लिया है, तो इसका मतलब है कि आप कोका जाइएगा। क्या कर जाइएगा? कोका, यानी कि त्रिपुरा का राज्य की भाषा कोकबोरोक है। क्या है? कोकबोरोक है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि त्रिपुरा जब वो कोका गया बेचारा त्रिपुरा, तो ममता आने लगा। नहीं कहता अरे यार, जब किसी को कोई मारने लगता है ना, बोलता अरे यार ममता आ गया यार, छोड़ दो यार, ममता मतलब बढ़ने लगा यार, छोड़ा देते हैं अब इसको, नहीं तो फिर उसको जान ले लेगा। तो इसका मतलब है कि जब त्रिपुरा को कोका रहा था आपका बांग्लादेश, तो ममता आ गया। क्या आ गया? ममता। यानी ममता कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा आपका जो है कि कहाँ का है? तो त्रिपुरा का। कहाँ का? त्रिपुरा। यानी कि त्रिपुरा का राज्य की भाषा पूछेगा तो कोकबोरोक मारिएगा, और त्रिपुरा का अगर पूछेगा आपका जो है कि अगर पूछेगा ममता लोक नृत्य कहाँ का है, ममता यानी ममिता जो रहेगा मार दीजिएगा। ठीक है, तो त्रिपुरा मार दीजिएगा। क्या मार दीजिएगा? त्रिपुरा। तो अब देखिएगा, जब आपको समय यहाँ पर जरूर हम 1 मिनट का ले लिए होंगे, लेकिन यह क्वेश्चन अगर अगले दिन अगर कहीं पर आ जाए बाय चांस, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन आया हुआ है आपका एसएससी का, अगर आप नहीं अगर याद रखते हैं, आपको जुगाड़ अगर नहीं देते अभी हम, तो क्या आप ऐसे याद करके रीडिंग मारने का आदमी मार के निकल जाता है। लेकिन माथा में जितना वो रहता है ना, वही काम आता है एग्जाम में, और जितना सा माथा में रहता है ना, वो भी 100% आदमी नहीं यूज कर पाता है। 50% आपका माइंड काम करेगा एग्जाम में, और आपको इस करोड़ों की भीड़ में आपको जो है कि एक कोहिनूर हीरा की तरह आपको चमकना पड़ेगा। इसके लिए आपको अभी सूर्य की तरह तपना पड़ेगा, तभी जो
जो है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ अब इतिहास का सवाल ले लेते हैं। हमको स्टैटिक नृत्य वगैरह लिए, तो इस तरह से आपको टॉपिक डेली हम आगे बढ़ाएंगे 2-3 पुस्तक से, जो कि आपका स्टैटिक को मजबूत करेगा और जीके को मजबूत करेगा। और स्पेशल में आपको जो है कि हम करंट अफेयर्स का वीडियो भी लाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, और जो हम सवाल देंगे थोड़ा सा लेवल का सवाल रहेगा। ये नहीं कि हम इजी में हल्का हल्का क्वेश्चन जो है कि कर रहे हैं, वैसा नहीं रहेगा। हम लेवल में क्वेश्चन पूछेंगे। तो बताइएगा आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में जो तीसरे पुर्तगाली गवर्नर बनकर आए थे, कौन आए थे? तो भारत के अंदर में आपको हम बता देते हैं कि पुर्तगाली जो एक ऐसे आपके यूरोपीय कंपनी हुए हैं जो सभी प्रकार के यूरोपीय कंपनी में से सबसे पहले, यानी सभी प्रकार के यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले जो आने वाले कंपनी थे या देश थे या व्यापारी थे, तो याद रखिएगा वह पुर्तगाली थे। और सबसे बाद में जाने वाले भी कौन बने हैं? तो वह पुर्तगाली बने हैं। कौन बने? पुर्तगाली। यानी भारत में जो पहली बार पुर्तगाली आए हैं वह 17 मई 1498 को, 17 मई 1498 को पुर्तगाल के तरफ से जो भारत आने वाले जो पहले व्यक्ति बने थे वो वास्को डी गामा बने थे। कौन बने थे? वास्को डी गामा बने थे, याद रखिएगा। और वास्को डी गामा का संबंध पुर्तगाल से ही था। और पहला व्यापारी भी कौन बना? तो पुर्तगाली के तरफ से जो बना हुआ वास्को डी गामा बना, याद रखिएगा। वह 17 मई 1498 को केरल के कालीकट तट पर पहुंचा। और जहां पर वह आ रहे थे, आने से पहले जो उसको अरब सागर में जो सहायता किया था वह अब्दुल मजीद ने किया था। कौन किया था? अब्दुल मजीद ने आने में सहायता किया था। और जब वह पहुंच गया आपका जो है कि केरल के कालीकट तट पर, तो वहां के शासक जमोरिन के द्वारा उनका स्वागत किया गया। ये सब तो कॉमन जानकारी प्राप्त रखते हैं, लेकिन मेरा सवाल था कि पहला पुर्तगाली नहीं पूछे गवर्नर, ना ही दूसरा गवर्नर पूछे। आपको हम पूछे हैं कि तीसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन आया था। तो आप याद रखिएगा, जब वह 1498 में भारत आए तो वह कंपनी का स्थापना किया यहाँ पर, यानी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में ही कर दिए। और करने के बाद याद रखिएगा आगे चलकर 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कौन आया? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। वहीं इनका कार्यकाल 1509 में खत्म हो जाता है और 1509 में आता है दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर, जिसका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। क्या नाम आता है? अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है। और अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 1509 से 1515 ईस्वी तक रहते हैं। वहीं तीसरे पुर्तगाली गवर्नर बनकर आते हैं नीनो द कुन्हा। यहीं पर हम आपको लाने का प्रयास कर रहे थे। अभी तक हम कंफर्म जानते हैं, पहला दूसरा आप मार देते, वो तो आप हलवा क्वेश्चन था मार देते, लेकिन आपको हम उसको कार्यकाल भी बता दिया था। आप आराम से अब जो है कि सेटअप कर लीजिएगा। और लेकिन तीसरा पुर्तगाली गवर्नर अगर पूछेगा तो आप फंस जाते थे। याद रखिएगा नीनो द कुन्हा। कौन था? नीनो द कुन्हा। आपको हम तीसरा तक ही नहीं रखेंगे, आपको हम चौथा पुर्तगाली गवर्नर तक आपको बताने का प्रयास करेंगे। तीसरा तक तो आप लोग जान रहे होंगे। आप अगर नहीं जान रहे होंगे तो याद रखिएगा तीसरा जो पुर्तगाली गवर्नर था वह नीनो द कुन्हा था। और नीनो द कुन्हा 1500 आपका जो है कि कहां से कहां तक? तो 1500 जो है कि आपका 29 से लेके 38 तक था। 1529 से लेके कहां तक? 38 तक। वहीं चौथा पुर्तगाली गवर्नर जो आया था वह अल्फांसो डी सूजा आया था। अल्फांसो डी सूजा, यानी तीसरा कुन्हा और चौथा सूजा। यानी कि याद रखिएगा पहला दूसरा तो याद है, तीसरा आपको जुगाड़ देते हैं और चौथा कैसे याद रहेगा। तो तीसरा जो था कुना, याद रखिएगा ना, तक कहनी यानी कुना में सूजन हो गया। कुना में क्या हो गया? सूजन। यानी कि पहले कुना तब सूजन, पहले कुना तब सूजन। यानी पहला आप बता दीजिएगा भैया कौन, तो याद रखिएगा अल्मेडा। दूसरा कौन? अल्बुकर्क। तीसरा से जुगाड़ क्या? कहनी, तब क्या? सूजन। यानी नीनो द कुना तीसरा, कुना में क्या? सूजन। कहना में क्या हो गया? सूजन, यानी सूजन हो गया चौथा। यानी कि याद रखिएगा अल्फांसो द सूजा यानी कि चौथा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा कि जेसुइट मिशन किस पुर्तगाली गवर्नर के समय मुगल दरबार में आया था? तो याद रखिएगा एंटोनियो द
एंटोनियो द नोरहाना, एंटोनियो द नोरहाना, एंटोनियो द नोरहाना, एंटोनियो द नोरहाना के समय आया था जेसुइट मिशन पुर्तगाली के तरफ से, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और पुर्तगाली का जो आपका तीसरा चौथा गवर्नर बताए तो तीसरा में क्या मारिए, पहला दूसरा कंफर्म है, तीसरा में पहले कुना जाइएगा, कुना में क्या होगा, सूजन होगा, कुना में क्या होगा, सूजन होगा, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, आपको हम 4 गो बताते हैं व्यक्ति का नाम, चारों का संबंध देश बता देंगे फटाफट, यहां से आपका इजी वे में क्वेश्चन आ जाता है। वास्को डी गामा कहां का, पुर्तगाल का। वास्को डी गामा कहां का, पुर्तगाल का। क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का, स्पेन का। क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का, स्पेन का। वहीं आपका कैप्टन कुक कहां का, तो याद रखिएगा कैप्टन कुक जो था वो आपका ब्रिटेन का था। आप एक खिलाड़ी, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो एक खिलाड़ी का नाम सुने होंगे, एलेस्टर कुक। एलेस्टर कुक टेस्ट के एक महानतम बल्लेबाज बने, एलेस्टर कुक इंग्लैंड के तरफ से खेलते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा एलेस्टर कुक रहे या कैप्टन कुक रहे, मारना है क्या, ब्रिटेन। क्या मारना है, ब्रिटेन। वहीं आप तस्मान, तस्मान कहाँ का था, हॉलैंड का। और हॉलैंड को आज के डेट में हम लोग नीदरलैंड जानते हैं। क्या जानते हैं, नीदरलैंड, जहाँ का आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मध्यकाल में सर्वप्रथम मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था। तो आपको बता दिए हैं कि मध्यकाल में सबसे पहले फ्रांसीसी आए थे। कौन आए थे, फ्रांसीसी। उसके बाद आपको जो कंपनी का स्थापना के अनुसार बता देते हैं। सबसे पहले आपका पुर्तगाली 1498 में, फिर आपका अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में 31 दिसंबर के दिन महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय। वहीं आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। वहीं आपका स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्वीडन का था वो उसका स्थापना 1731 में, 1731 में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, एक सवाल बता देते हैं जो आता है, यानी पहला पुर्तगाली गवर्नर जो आया था आपका, जो अल्मेडा आया था, वह आने के साथ जो है कि आपका ब्लू वाटर नीति को अपनाया था या नीले जल की नीति को अपनाया था। यानी अरब सागर और हिंद महासागर से जो व्यापार होता था वह एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, यानी नीले जल की नीति प्राप्त कर लिया था। यानी उसमें जो व्यापार होगा वह सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाल करेगा। लेकिन अगला जैसे ही गवर्नर आता है आपका पुर्तगाली 1509 में, आपको दूसरा नंबर का जो बताए अल्बुकर्क, वह नीले जल की नीति को समाप्त कर दिया या ब्लू वाटर नीति को समाप्त कर दिया और उसके जगह जो है कि आपका कार्टेज व्यवस्था लागू किया। कौन सा व्यवस्था, कार्टेज। कार्टेज व्यवस्था का मतलब है कि पहले से जो ब्लू वाटर नीति के तहत जो आपका व्यापार हो रहा था एकाधिकार के फलस्वरूप, उस एकाधिकार को समाप्त किया गया और उसके जगह एक ऐसा प्रावधान लाया गया कि उसमें आपका अलग अलग कंपनियां भी आके या अलग अलग देश आके यहां पर व्यापार कर सकती है, लेकिन टैक्स के तहत और टैक्स का वसूली जो करेंगे वह कार्टेज व्यवस्था के तहत पुर्तगाली करेंगे। इस व्यवस्था को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया। तो याद रखिएगा पुर्तगाली का जो कैरेक्टर शुरू में सही था भारत के व्यक्ति के खिलाफ, लेकिन आगे चलकर जब इन्होंने कंपनी का स्थापना वगैरह जब फैलाया पूरा देश में, तो बंगाल के खाड़ी में उन्होंने जो है कि आपका शादी वगैरह करके यहाँ के शासक से के बेटी वगैरह से, तो उसके बाद वो जो है कि अपना मनमानी करके बंगाल के खाड़ी में जो है कि एक लुटेरा के रूप में लूटने लगा। अलग अलग देश का जो जहाज आता था व्यापार करने, उसको उसके साथ लूटपाट करने लगा और यह लूटपाट जो था वह हुगली नदी में अक्सर करते थे। याद रखिएगा क्वेश्चन कि भारत के अंदर में कौन सी यूरोपीय कंपनियां समुद्री लूटपाट या डकैती के रूप में काम करना शुरू किया था। तो याद रखिएगा पुर्तगाली। क्या याद रखिएगा, पुर्तगाली याद रखिएगा। और भारत के अंदर में जो है कि पुर्तगाली ने सबसे पहले जो अपना कंपनी स्थापित किया था वह पांडिचेरी में। इसीलिए सवाल आता है कि पुर्तगाली ने जो आपका एक सवाल आता है कि पुर्तगाली ने जो भारत में जो स्थापना किया था आपका जो कंपनी वगैरह, वो आपका जो है कि कहाँ पर किया था। तो याद रखिएगा कि पांडिचेरी पर किया था।
था। कहाँ में किया था? पांडिचेरी में किया था। और पुर्तगालियों ने जो अपना हुगली में जो कंपनी स्थापित किया था वो 1532 में किया था। कब किया था? 1532 में किया था हुगली में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा कि किस फ्रांसीसी गवर्नर ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली? तो पांडिचेरी की जो नींव डाली है वह फ्रैंको मार्टिन ने। किसने डाली है? फ्रैंको मार्टिन ने डाली है, आप लोग याद रखिएगा। और यही है आपका परीक्षावाणी। इससे में बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको हम छांट के बहुत इंपॉर्टेंट सब सवाल शेयर करेंगे। बस आप लगातार बनकर रहिएगा और आपको जो है कि सिलेक्शन के हम पार पहुंचाएंगे जरूर। और जो है कि हमें पता है कि किस लेवल से आपको हम सवाल बताए जो एग्जाम में आपको सहायता होगा। और बाद में कि आप कहीं भी रह के आप जो है कि लगातार मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। चलिए अब कुछ हम पॉलिटी का सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर इस सेशन को हम ब्रेक करेंगे। चलिए आपको बताना है सवाल कि किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 के तहत। कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करते हैं। और 5 प्रकार का रीट तब जारी करते हैं जब भारत के अंदर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो। मौलिक अधिकार का हनन हो, याद रखिएगा। वहीं 5 प्रकार का जो रीट जारी करता है उसमें से आप लोग को बता दे, पांचों का नाम याद रखिएगा। आप किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा याद रखिएगा परमादेश, तीसरा याद रखिएगा उत्प्रेषण, चौथा याद रखिएगा अधिकार परीक्षा और पांचवा याद रखिएगा लघुकरण। क्या याद रखिएगा? लघुकरण याद रखिएगा। ये 5 तरह का होता है रीट जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं। और याद रखिएगा हाई कोर्ट जो रीट जारी करते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत जारी करते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट जो एक अभिलेख न्यायालय होता है 129 के तहत। सुप्रीम कोर्ट जो एक अभिलेख न्यायालय होता है किस अनुच्छेद के तहत? 129 के तहत। वहीं हाई कोर्ट जो एक अभिलेख न्यायालय होता है 215 के तहत। किसके तहत? 215 के तहत, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताना है राष्ट्रपति का अभिभाषण किस अनुच्छेद के तहत? तो 2 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, 86 और 87। माइंड में फिट रखिएगा, काम आपका सक्सेस है। तो अनुच्छेद 86 और 87 आप एक जगह याद रखिएगा। 86 में है आपका संसद को संबोधन। संसद को जो संबोधित करता है अर्थात लोकसभा और राज्यसभा को जो संबोधित करता है वह अनुच्छेद 86 के तहत, अनुच्छेद 86 के तहत याद रखिएगा। वहीं अनुच्छेद 87 अभिभाषण, 100 से 87 और 100 जो आता है वह अभिभाषण में आता है। यानी राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वह किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा 87 में। अभिभाषण 87 में है और 86 में राष्ट्रपति का संबोधन है, राष्ट्रपति का संबोधन है। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा। तो मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। बस आपको कोशिश करना है, बाद बाकी ऊपर वाले आपको सफलता जरूर देंगे अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं। वाकई में अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको जॉब लेने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, इस धरती पे जीने का कोई मकसद नहीं है, तो आप पढ़िए जी जान लगा के। क्योंकि भीड़ की दुनिया में आपको आगे निकलने के लिए भीड़ को जो है कि आपको इग्नोर करते हुए आगे चीर फाड़ के आपको टारगेट या मंजिल को हासिल करना है। और आप समझ लीजिए आप भीड़ के साथ नहीं, भीड़ आपको देखने के लिए जो है कि विवश हो जाए। आप उस लाइन में खड़े होइए जहां से आप अकेले जो है कि किसी भी लाइन को अपने पीछे खड़ा रखने का ताकत रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? आपको एक इजी सवाल दिए हैं। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 साल और राज्यसभा को न्यूनतम आयु सीमा 30 साल। वहीं प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 साल, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल, लेकिन राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 साल। लेकिन आपका जो है कि आपका विधान परिषद सदस्य बनने के लिए भी 30 साल। देखिएगा केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा, दोनों के लिए 25 साल। ओके। और केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री, दोनों के लिए 25 साल। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर लोकसभा सदस्य बन जाता है तो वह प्रधानमंत्री बनने योग्य भी हो जाता है, याद रखिएगा।
और राज्य में अगर कोई विधानसभा सदस्य बन गया तो वह मुख्यमंत्री बनने योग्य हो जाता है, यानी दोनों में 25-25। और लोकसभा हो गया खत्म, राज्यसभा केंद्र में 30 साल, और उसी के आधार पे जो आपका राज्य में होता है विधान परिषद, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में 169 13 का स्क्वायर के तहत विधान परिषद का गठन कर सकते हैं और विधान परिषद का समाप्ति कर सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में संसद के सदस्य जो शपथ लेते हैं वह किस अनुच्छेद के तहत, तो 99 के तहत। आप लोग को देखे होंगे कि अभी आप लोग को पता है स्मृति ईरानी इस बार हार गई लोकसभा चुनाव में। इसका मतलब वो सोच रही थी कि हम इस बार भी लोकसभा में शपथ लेंगे, लेकिन उसको 99 का झटका लग गया। जैसे क्रिकेट आप देखते होंगे, कोई खिलाड़ी अगर 49 पे या 99 पे खेल रहा होता है तो वह डर रहा होता है। आप लोग को लगता होगा कहीं 49 का झटका नहीं लग जाए, कहीं जो है कि 99 का झटका नहीं लग जाए। तो इसका मतलब आप याद रखिएगा कि 99 का झटका लग गया किसको भाई, तो लोकसभा सदस्य को, यानी कि वह शपथ नहीं ले पाया। इस बार बहुत लोकसभा सदस्य जो है कि बाहर हो गया है पिछले बार की तुलना में। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा लोकसभा सदस्य का जो वर्णन है वह शपथ का जो वर्णन है वह अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद आपका 99 में है। किस में है? 99 में। याद रखिएगा, समझ में आ गया। आपको एक दिन हम स्पेशल अनुच्छेद पे जो है कि वीडियो बनाएंगे, आपका रिकॉल हो जाएगा। और जितना हम अभी आपको अनुच्छेद बता चुके होंगे ना, उससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा। प्रीवियस कोई भी सवाल उठा के देख लीजिए, कोई भी एग्जाम का, वनडे एग्जाम का, आपसे अनुच्छेद में सवाल नहीं छूटने वाला है। हम बोले हैं जो सवाल आपको मिलेगा हम आपको बता दिए हैं, बशर्ते आपका कर्तव्य बनता है कि आप लगातार रहिए। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में जो कौन से मुख्य न्यायाधीश भारत के अंदर में कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? पीएन भगवती, जिसके द्वारा पील व्यवस्था लाया गया। कौन सा व्यवस्था? पील। यानी कि आप लोग को पता है कि पील जो होता है उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लोकहित याचिका या जनहित याचिका। क्या कहते हैं? लोकहित याचिका या जनहित याचिका। और इंग्लिश में उसको कहते हैं पब्लिक, क्या कहते हैं? PIL, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, पील का फुल फॉर्म होता है। इसको जो लाया गया था 1986 में, और 1986 में जो लाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वह पीएन भगवती थे। वो 17वें नंबर के थे उस समय। कितने नंबर के थे? 17वें नंबर के थे। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा आप लोग। अगला सवाल बताइएगा कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का स्थापना कब हुआ है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का जो स्थापना हुआ है वह आपका कब हुआ है? तो याद रख लीजिएगा 1983 में। कब हुआ है? 1983 में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 371 के तहत। पक्का पक्की अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 371 का ए, 371 के ए के तहत नागालैंड। अनुच्छेद 371 के ए के तहत नागालैंड। वहीं 371 के बी के तहत असम। किसको दिया है? असम को दिया है, याद रखिएगा। वहीं 371 सी के तहत मणिपुर। सी के तहत किसको दिया है? मणिपुर। सी का मतलब सोना। सोना यानी सोने में आदमी को मन लगता है। सोने में आदमी को मन लगता है, यानी 371 के सी यानी सोना। सोने के बाद हमको मन लगता है। सोने के बाद क्या लगता है? मन। यानी अगर आप थोड़ा थोड़ा भी अगर क्लू से याद रखते हैं तो आप समझिए एग्जाम में मदद मिलता है। आपको हकीकत बात बताते हैं। ऐसे मान लीजिए पढ़ के आप निकल जाइएगा, 2 दिन के बाद हकीकत बताते हैं। 2 दिन के बाद अगर आपसे पूछेंगे तो आप नहीं बता पाइएगा। जो वाजिब बात है हम आपको वो बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 371 का डी, 371 का डी यानी आंध्र प्रदेश जो था वह डी माल था। सुनिएगा, पहले जुगाड़ देते हैं आपको जुगाड़ देते हैं। जैसे अगर आप थोड़ा बहुत अगर शराब का जो है कि सेवन अगर नहीं करते होंगे तो अच्छा बात है, लेकिन आप अगर जानकारी रखते होंगे कि अगर देखते होंगे जब शराब वगैरह जब बिहार में बिकना जो है कि बंद जब हुआ है 2016 से, बिहार में शराबबंदी 2016 से ही हुआ। याद रखिएगा 2016 से ही शराबबंदी पूरे बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी पूरे बिहार में है। अनुच्छेद 47 के तहत बंद हुआ है। वह राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो सुनिएगा कि अगर आपसे पूछे
कि अगर आपसे पूछे हम आपको हम जुगाड़ दे रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर आप शराब देखते हो जब बिकना बंद हुआ तो बहुत तरह का जो है कि लो क्वालिटी का माल जो है कि आपका ये शराब बिकना चालू हो गया इंडिया में। लोकल स्तर पे आदमी बना बना के उसको बेचने लगा और पीने से वो जो ज़्यादा नुकसान होने लगा। बहुत आदमी डेट भी कर गया, आप लोग को पता है। बहुत आदमी जो है कि उसमें मृत्यु भी हो गया, इसलिए नहीं पीना चाहिए शराब। तो सुनिएगा, तो आप लोग को बता दे तो वो लोग क्या करते हैं, अपने में बोल चाल के भाषा में बोलते हैं कि अरे यार अच्छा माल नहीं दिया यार, पीने में मज़ा नहीं आया, यानी डी माल दे दिया। कौन सा माल दे दिया? डी माल बोलने का मतलब होता है डुप्लीकेट माल दे दिया, ठीक है, यानी ओरिजिनल नहीं दिया। ओरिजिनल लोग बोलता है अरे यार हरियाणा का आएगा तो मज़ा आ जाएगा पीने में, जो है कि आपका झारखंड का आएगा तो अच्छा रहता है, बंगाल का आता है तो अच्छा रहता है, जो है कि लोकल माल अच्छा नहीं होता है। तो इसका मतलब आप समझिएगा कि आप देखिएगा वो बोलने का बोल दिया डी माल, लेकिन उससे आप जुगाड़ बना लीजिए अपने पढ़ाई के द्रम्यान में। हमको पढ़ना है, हमको आगे निकलना है, तो समझिएगा डी माल। और डी माल तभी जो है कि आपका आंध्र प्रदेश उसी तरह से डी माल था, आंध्र प्रदेश उसी तरह से डी माल था, तभी ना उसका विभाजन हो गया, यानी कि वो भी डुप्लीकेट था। अगर आपने आप में अगर किसी व्यक्ति को ताकत रहेगा, मान लीजिए आप घर में दो भाई हैं, दो भाई में अगर एकता रहेगा तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आप दोनों भाई को अलग कर सकता है, ठीक है। उसी तरह से समझिएगा अगर आप डी रहिएगा, अगर आपका घर डी रहेगा, यानी घर में जो है कि टूट फूट पहले से रहेगा, एकता नहीं रहेगा, आराम से जो है कि डी माल की तरफ विभाजन हो जाएगा। तो उसी तरह से याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का विभाजन तेलंगाना में हुआ है 2 जून 2014 को हुआ है। तो इसका मतलब आंध्र प्रदेश जो था वह डी माल था। इसका मतलब 371 के डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विशेष राज्य का दर्जा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विशेष राज्य का दर्जा। अब बताइएगा, 2 बार आप रिकॉल कीजिएगा और यहां पर दीवार में जहां पर सोते होंगे अगर आप लिख लीजिएगा, दुनिया का ताकत नहीं है कि आप भुला जाइएगा। वहीं 371 का सी, अच्छा सी यानी सोना, सी यानी सोना, और सोना यानी सोने में मन लग रहा है, सोने में मन लग रहा है। और 371 में आपको बता दिए हैं महाराष्ट्र गुजरात, 371 पक्का पक्की, उसमें कोई ABCD नहीं है। 371 पक्का पक्की में जो है याद रखिएगा आपको महाराष्ट्र गुजरात, एकदम महाराष्ट्र गुजरात ऐसे भी जो है कि अमीर राज्य है भारत का, ठीक है। और 371 का ए, और जैसे ए शुरू कीजिएगा तुरंत नाग बाबा आ जाएंगे, नागालैंड। कौन आ जाएंगे? नाग आ जाएंगे, नागालैंड। और नागालैंड ने बोलेगा बी को कि आप जो है कि असम मेरे बगल में रहेगा, नागालैंड के बगल में कौन रहेगा? असम। यानी आप जुगाड़ कीजिए डी तक, देखिएगा आपका जुगाड़ बन जाएगा। 371 पक्का पक्की में कौन है भैया? महाराष्ट्र गुजरात, वो टॉप लेवल का राज्य, बड़ा बड़ा राज्य, बहुत इकोनॉमी पावर उसका है। 371 में ए में कौन है? अरे यार ए जो शुरू करेंगे, ए से शुरू करेंगे नाग बाबा से। किससे करेंगे? नाग बाबा, यानी नागालैंड। और नागालैंड ने साथ में किसको रखा है? बी में, तो बी में रखा है असम को। बी में किसको रखा है? असम। सी, अच्छा सी तो जुगाड़े है मेरे पास। सी मतलब सोना, सोने में हमको मन लगता है, सोने में क्या लगता है? मन लगता है, यानी मणिपुर। समझ में आ गया? वहीं आपका जो है कि, और इससे पहले आपको हम बताए थे जब नृत्य बता रहे थे मणिपुरी, तो मणिपुरी में मन आपको कब लगा रहे थे? जब राधा और कृष्ण का जोड़ी हम देखे थे, इसीलिए कहते हैं लिंक से याद रखिए, बहुत मजा आएगा। फिर 371 का डी माल, यानी कि आपका विभाजन हो गया, यानी कि इसमें 2 राज्य आएगा। कौन कौन? तो आंध्र प्रदेश का विभाजन, तेलंगाना, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है किस में है? तो डी में, याद रखिएगा। तो हम आपको आज कम ही कंटेंट दिए, लेकिन जबरदस्त कंटेंट दिए। आप इस तरह से जो है कि अपने आप को जो है कि डेवलप कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर जो है कि ब्रेक करते हैं, और जो भी आप का बीच में जो है कि क्लास जो है कि कोई कारण जो है कि आपका व्यवधान रहा, उसके लिए जो है कि हम आगे भरपाई कर देंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।